आपका स्वागत है जीएस ज्ञान कोश पे। आज हम 11 अगस्त को प्रस्तुत हुए विधेयक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उस में 3 विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ठीक है, यह जो संसद का जो सत्र था, मानसून सत्र, उसका आखिरी दिन था जिसके अंदर यह विधेयक प्रस्तुत किया गया। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे संसद प्रणाली के अंदर एक साल के अंदर 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से सत्र? सबसे पहला सत्र जो होता है वो आपका होता है बजट सेशन, यानी बजटीय सत्र, जो सबसे लंबा होता है बजट का सत्र। उसके बाद का जो सत्र होता है वो मानसून सत्र ही होता है। ठीक है ना, ये सत्र 11 अगस्त को खत्म हुआ। तीसरा सत्र कौन सा होता है? शीतकालीन सत्र, जो आपके नवंबर में होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा संसदीय प्रणाली के जो सत्र हैं उनमें से एक नहीं है। उसमें से 4 ऑप्शन आएंगे, एक ऑप्शन में पक्का ग्रीष्मकालीन रहेगा, उस पर आपको टिक कर देना है कि वो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस विधेयक के बारे में। ये बिल जो प्रस्तुत हुआ है ये अभी सभी सांसद के पास पहुंचा दिया गया है और ये जल्द ही ये कानून बन जाएगा। बहुत सारे ऐसे चार्जेस है, धाराएं हैं जो कि हटा दी गई है। जैसे आपको पता होगा 302 की धारा जो मर्डर के ऊपर ली गई थी, उनको हटाए जाने की बात कही गई है इस विधेयक के अंदर। 420 जो था वो चीटिंग से संबंधित था, उसे हटाए जाने की बात कही है और काफ़ी धाराओं को भी हटाए जाने की बात की जा रही है। आप बने रहें हमारे वीडियो पर और ये सारा कुछ आपको पता चलते जाएगा इस वीडियो के अंदर। और बहुत सारी जो लड़कियां हैं ना, उनके लिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना वो मैं आपको भी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस विधेयक के अंदर किस किस के बारे में बात किया गया, किस किस चीज़ों के बारे में क्या क्या तथ्य हैं। तो ये जो विधेयक था ये 3 चीज़ों के ऊपर सम्मिलित किया गया था। एक आईपीसी के ऊपर सम्मिलित किया गया था, एक सीआरपीसी के सम्मिलित किया गया था और एक एविडेंस एक्ट के ऊपर सम्मिलित किया गया था। देखिए, अब समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, आईपीसी की जो धारा है ना, वो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो 1860 में ये आपका पारित हुआ था, लेकिन लागू नहीं हुआ था। 1862 में आईपीसी की धारा लागू होती है। देखिए कितना पुराना कानून है ये सब। ठीक है, उसके बाद सीआरपीसी की जो धारा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो वो जो कोड है ना, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है आपका, इसके बारे में भी इस विधेयक के अंदर बातें की गई है। ठीक है, और एविडेंस एक्ट, जो एविडेंस एक्ट जो था वो लगभग आपका 1872 में पारित हुआ था, बट लागू 1873 में हुआ था। ठीक है, इनके नामों में चेंजमेंट किया गया है। पहले तो अमित शाह के द्वारा इस पूरे स्पीच को आप सुनिएगा। ठीक है, तो इन बोला गया कि हम आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को खत्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने सोचा ये क्या हो रहा है, लेकिन वो इसको खत्म नहीं कर रहे हैं, उसका नाम चेंज करके कुछ चीज़ों को नया कर रहे हैं। ठीक है, कुछ धाराओं को बदल रहे हैं, बस, और कुछ नहीं है नया, खाली नाम चेंज हुआ है। और कुछ धाराएं जो है निरस्त हो जा रही है और कुछ धाराएं सम्मिलित हो जा रही है और कुछ एड ऑन किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आईपीसी के ऊपर करते हैं। आईपीसी के बारे में मैंने आपको बता दिया, 1860 में पारित हुआ लेकिन लागू 1862 में हुआ। ठीक है, आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड, अब इसका नाम जो है बदल के भारतीय न्याय संहिता बन गया है। अब आप बोलेंगे भैया आपने इसको हिंदी में लिखा, अंग्रेजी में लिखिए, तो अंग्रेजी में भी बाबू यही है। अंग्रेजी में आप इसको डालोगे तो ये होगा द भारतीय न्याय संहिता 2023, बस। आपकी इसके आगे TH ही लग जाएगा, बाकी और कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, नाम जो है वही रहे। सीआरपीसी की जगह है ना भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। ठीक है, मैंने फिर बोला नाम इसका कोई इंग्लिश नहीं है। ठीक है, एविडेंस एक्ट का नाम चेंज कर BSS यानी भारतीय साक्ष्य संहिता कर दिया गया है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईपीसी 1860 में पारित हुआ बट लागू 1862 में हुआ। सीआरपीसी जो है वो 1973 में पारित हुआ बट लागू 1974 में हुआ। एविडेंस एक्ट जो है वो 1872 में आया और 1873 में लागू हुआ। ठीक है, अभी मैं इन तीनों के बारे में थोड़ा सा चीज़ बता देता हूँ। ठीक है,
क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि भैया आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में होता क्या है, मतलब हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, इतना ज़रूरी क्यों होता है। देखिए जुडिशरी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जो जुडिशरी की पढ़ाई कर रहे हैं जुडिशरी से संबंधित है, और हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा अपना कानून पता चलेगा, हमारा हक पता चलेगा हर जगह, ठीक है। देखिए इंडियन पीनल कोड में ये प्रावधान बताया गया है कि आप जो धाराएं लगाओगे ना, इसमें 23 चैप्टर है, इसके अंदर ना 23 चैप्टर है यानी लेसन, और 511 धाराएं हैं आईपीसी के अंदर, ठीक है। तो इन धाराओं में ये सब बताया गया है कि जब आप किसी को अरेस्ट करोगे तो आप उसके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लो। तो इसको हिंदी में अगर आपने सुना होगा कि दफ़ा 302 के तहत इसको सजाए मौत दे देगी, दफ़ा 420 के तहत इसको 7 साल की सज़ा दे दी गई। तो ये सब जो आपने सुना होगा ना फिल्मों में और कहीं और भी सुना होगा बहुत जगह, अगर आप कोर्ट वोट में जाते होगे तो भी आपने सुना होगा, और फिल्मों में खास करके दफ़ा होगा सुना होगा। तो ये सब उनसे संबंधित है, ठीक है। घबराइएगा मत, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको पूरे तरीके से माइंड में इसका जो क्लियरेशन है ना, उस अब दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। देखिए सीआरपीसी में क्या होता है, जो आप अरेस्ट करके लोगों को लाते हो, वो अरेस्ट होने के बाद आप कोर्ट में उसको पेशी करते हो। तो कोर्ट में जिस रूल बुक का यूज़ करके जज उसके ऊपर धाराएं बैठाता है, वो धाराएं अलग होती है, वो सेक्शन अलग होता है, वो दफ़ाएं अलग होती है। तो वो दफ़ाएं जो लगाता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो आपकी अदालत के लिए एविडेंस एक्ट में ये सम्मिलित होता है कि जो कोर्ट है ना वो किस किस चीज़ों को एविडेंस मानेगा, ठीक है, और आपको एविडेंस एकत्रित करने के लिए क्या क्या चीज़ आपके पास होना चाहिए या क्या क्या तकनीक आपके पास होनी चाहिए। और क्योंकि हर चीज़ आप उठा के लेके जाओ एविडेंस के तौर पे तो कोर्ट नहीं मानेगा ना एविडेंस, उस बुक में जो लिखा हुआ है एविडेंस है वही एविडेंस को मानेगा, यही एविडेंस एक्ट में लिखा गया है। समझ में आया। और हाँ एक और बात, आईपीसी की जब धारा बन रही थी तो इसकी अध्यक्षता मैकाले ने की थी। ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन इस बार का एसएससी में पूछा था कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी जब आईपीसी की धाराएं बन रही थी, तो उसका नाम था लॉर्ड मैकाले ने इसकी अध्यक्षता की थी। जो आईपीसी जो अभी भारतीय न्याय संहिता हो गया है, उस आईपीसी में अभी तक एक 511 धाराएं थी, लेकिन अब जो बिल है उसके अकॉर्डिंग 356 धारा ही बचेगी, 175 धाराएं बदली जाएगी और 8 नई जोड़ी जाएगी, 22 धाराओं को पूरी तरह ख़त्म किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नई धाराएं जोड़ी जाएगी ना, उसमें से जो इम्पॉर्टेंट धाराएं हैं उनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। अगर हम सबके बारे में बात करेंगे तब आप बहुत लंबी वीडियो हो जाए, 2-3 घंटे की वीडियो हो जाएगी, इसलिए जो ज़रूरत है हमारे समाज के लिए और जो पेपर्स के लिए उनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहली जो है वो है सामुदायिक सज़ा। अब सामुदायिक सज़ा क्या है इससे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या अर्थ होता है, पहले छोटे अपराधों में नशे में हंगामा करना या 5,000 से कम की चोरी करना, ठीक है, के लिए 24 घंटे की सजा या 1,000 का जुर्माना या सामुदायिक सेवा करने की सजा हो सकती है। और ऐसी सजा यूएसए यूके में है, ऑलरेडी है। देखिए पहले लोग जब नशे में हंगामा करते थे और 5,000 से कम की चोरी करते थे ना, तो आप इनके लिए कोई बहुत बड़ा कानून नहीं बना हुआ था, मतलब आप इनको जेल भेज सकते थे, ऐसा कानून बना था, ठीक है ना। लेकिन अब क्या हुआ है कि एक ऐसा चीज़ इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है कि सामुदायिक सज़ा। तो अब आपको क्या क्या करना होगा, या आपको 24 घंटे की सज़ा होगी, या आपको 1,000 का जुर्माना होगा, या तो फिर आपको सामुदायिक जाके लोगों की मदद करनी पड़ेगी। अगर आपने करा तो आप एनजीओ टाइप में जाओगे या ऑर्फनेज में जाओगे जहाँ वृद्ध लोग रहते हैं, आश्रम, या कुछ ऐसे जगह में जाओगे जहाँ सामुदायिक आप मदद कर सकते हो, ठीक है। वहाँ जाकर आप मदद करोगे उनकी, मतलब हेल्प, हाथ बटाओगे, उनकी मदद करोगे। वो सब कुछ करने के बाद फिर वहाँ से एक सर्टिफिकेशन मिलेगा कि आपने मदद किया है, वहाँ पर कुछ दिनों तक सर्व किया है, ठीक है। फिर वो सर्टिफिकेट जब आप ला कर वापस
आप कानून को सौंपोगे ना, तब आपका जो आरोप है आपके ऊपर से निरस्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक नया चीज इंट्रोड्यूस किया गया है भारतीय न्याय संहिता के अंदर। पहले इन अपराधों के लिए सिर्फ और सिर्फ जेल भेजा जाता था। घटनाएं देखी होगी तो मॉब लिंचिंग की घटनाओं में ना पहले कुछ एक स्पेसिफाइड कानून नहीं था, अब उसको इंट्रोड्यूस किया गया है इस बिल के अंदर कि मॉब लिंचिंग में अब मौत की सजा है। 5 या अधिक लोग जाति, नस्ल या भाषा आधार पर हत्या करते हैं तो न्यूनतम 7 साल की सजा होगी और अधिकतम उम्र कैद या फांसी होगी। ठीक है, पहले इस पे कोई भी सजा जस्टिफाई नहीं था। ठीक है, कोई भी स्पेसिफाई सजा नहीं थी। पहले इसके लिए जो 302 की धारा का यूज किया जाता था और 147 और 148 आईपीसी की धाराओं का प्रयोग करके कार्रवाई की जाती थी। हमारी बहनों को हमारे जो बहनें हैं उनके साथ बहुत गलत चीज़ें हो रही है कि उनको झूठे वादे कर करके उनके साथ संबंध स्थापित करके छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और दिखाया जाता है उनको ख्वाब कि हम बहुत बड़े पद पे हैं, ये है, तो आप बहुत सारे पद का आश्वासन देके उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उसके बाद छोड़ दिया गया है। उसके लिए अभी एक ये कानून आया है कि झूठी पहचान बताकर शादी करने वाले को सजा, कि शादी, रोजगार और पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान बताकर जो यौन संबंध बनाते थे उसको अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, देखिए पहले ये सब चीज़ें कानून नहीं थी, इनको अब कानून पे लाया गया है और ये बहुत ज़रूरी है हमारी बहनों के लिए। इसीलिए मैंने बोला है बहनों को ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। अभी और बातें अपनी बहनों पे की जाएगी। सभी मामलों में 20 साल की सज़ा या आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान किया गया है, जो अभी मौजूद नहीं है। पहले 20 साल से की सज़ा और आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान नहीं था गैंग रेप पे, लेकिन अब उसके बारे में इस बिल के अंदर बातें की गई है। ठीक है, कुछ और शर्तें भी है जो सज़ा को कम करने के लिए है, उसके बारे में भी बात करते हैं। इंट्रोड्यूस की गई है इस बिल में कि मौत की सज़ा सिर्फ आजीवन कारावास और आजीवन कारावास को 7 साल तक की सज़ा में बदला जा सकता है। ठीक है, और सरकार पीड़ित को सुने बिना 7 साल या उससे अधिक सज़ा वाले का जो केस है ना उसको वापस नहीं ले सकेगी। जब तक कोर्ट पीड़ित को नहीं सुनेगा तब तक उस सज़ा को कम नहीं किया जाएगा। ठीक है, और तीसरी ये भी चीज़ इंट्रोड्यूस की गई थी, वो मैंने यहाँ नहीं लिखा क्योंकि ज़रूरी नहीं था, इसीलिए, क्योंकि हर चीज़ें लिखूँगा तो फिर ये किताब ही बन जाएगा। ठीक है ना, कि जितने भी लोग हैं ना कि हमारे पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, उन ऐसा कानून बने कि वो इन चीज़ों से बच ना पाए। और ठीक है, और भगोड़े लोगों के ऊपर जो कानून है वो पूरे तरीके से समक्ष रहे। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि तारीख जिस दिन उनका डेट होता है पहुंचने का, वो उस दिन नहीं पहुंचते हैं, तो सोचते हैं कि वो टल जाएगा और वो जब मिलेंगे तभी उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन नहीं, अब कार्रवाई उनके नहीं रहने पे भी होगी। जब वो धड़ाएंगे तब उनको डाल दिया जाएगा। ठीक है ना, और एक और चीज़, मैरिटल जो रेप था ना उसको अभी भी सज़ा के तौर पे नहीं माना गया है। मैरिटल रेप के अंदर अभी जो एट ए टाइम जो सज़ा है वो ये कहा जाता है कि अगर वैवाहिक बलात्कार हम उसको नहीं कह सकते हैं जिसमें लड़की की उम्र 15 से ज़्यादा होगी, अगर वो उनके बीच में कुछ होता है तो उसको हम वैवाहिक बलात्कार नहीं कहेंगे। अगर लड़की का उम्र 15 साल से कम होगा तब हम कहेंगे, लेकिन इसमें भी कुछ शोधन करने की बात की जा रही है कि ये जो उम्र है ना, लड़की का उम्र 15 साल से ज़्यादा वाली को हम वैवाहिक बलात्कार के तौर पे नहीं अपना रहे हैं, यानी ये अपराध नहीं है, वो 15 से बढ़ा के 18 को कर दिया जाए। यानी चाहा ये गया है कि 18 साल से नीचे का अगर किसी के साथ कुछ होता है तो वो आप वैवाहिक बलात्कार के अंदर मानिए, और जो उसके ऊपर के लोगों के मतलब लड़कियों के साथ अगर होता है तो वो आपको बलात्कार के तौर पे, वैवाहिक बलात्कार के तौर पे मत मानिए, यानी मैरिटल रेप के ऊपर मत मानिए। कुल मिला के बात यही है कि मैरिटल रेप पे
पर अभी कोई अपराध या सजा का प्रावधान नहीं बना है। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। तो हम सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के बारे में भी बात करेंगे और बने रहेंगे इसके साथ। आपको हर जानकारी, हर करंट अफेयर से रूबरू कराएंगे। सब चीज़ों की जानकारी आपको जीएस ज्ञान कोश पे मिलेगा। बने रहें जीएस ज्ञान कोश पे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।